हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस संकल्प क्लासेस में। हम इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो हमारी दूसरी क्लास है उस पर कुछ टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले जो हमारी बात थी वो उसके इंट्रोडक्शन में हड़प्पा संस्कृति क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये सभी सब बातें हमारी हो चुकी थी। आज का जो हमारा कालखंड है और विस्तार है, इन दो टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर उसका समय अलग अलग कौन क्या बताता है। क्योंकि परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऐसे ही प्रश्न मैच करने को आते हैं कि कार्बन डेटिंग विधि में हड़प्पा ने क्या कालखंड था, फेयर सर्विस ने क्या कहा था, मार्शल ने इसके कालखंड को क्या बताया था, किस समय के अनुसार बताया हुआ था। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक हम देखेंगे कि विस्तार में क्या था, कहाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हड़प्पा का कैसा विस्तार था। ये सभी आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें कुछ स्थलों के बारे में आज जानेंगे और कुछ स्थल हम महत्वपूर्ण स्थल जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा से क्या मिला, मनावली से क्या, लोथल, धौलावीरा, इन सबको हम इसकी अगली क्लास में चर्चा करते हुए इसके मैप के माध्यम से और उसके जो महत्वपूर्ण स्थलों से क्या मिले हैं, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो समय है वो उसके बारे में क्या बताया गया है। तो समय की अगर बात करें तो सबसे पहली बात है कि हमें ये विचार करना पड़ता है कि ऐसा क्यों है कि इसमें समय भी अलग अलग है, उत्पत्ति के सिद्धांत भी अलग अलग माने गए हैं। तो इन सब के कारणों की अगर हम तलाश करें तो हमारा जो हड़प्पा को जानने का साधन है वो मात्र पुरातात्विक है। पुरातात्विक स्रोत होने के कारण क्या हुआ कि इसकी हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। पुरातात्विक है। दूसरा क्या है, जो इसमें लिपि है वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और पूरी तरीके से सभ्यता का क्या है, क्षैतिज उत्खनन, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर कोई भी अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाया। जितने भी तथ्य आए वो पूर्ण रूप से सामने नहीं है। इसी के अभाव में क्या होता है, हड़प्पा के जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उन्हीं के आधारों पर ये चीजें आगे बढ़ाई जाती हैं। अगर आज के समय की बात करें तो जैसा कि एआई के माध्यम से हो सकता है कुछ नई खोजें सामने आए, लेकिन अभी तक तो यही है कि चूंकि लिपि पढ़ी नहीं जा चुकी है और पुरातात्विक स्रोत ही हमारे क्या माध्यम बने हुए हैं हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए, इसीलिए इतिहासकारों में इसमें समय समय पर विवाद देखा जाता है। तो अगर कालखंड की बात करें तो सबसे बड़ी बात जो है, हड़प्पा क्या है, लगभग 33 या कहिए 3500 ईसा पूर्व से माना जाता है और लगभग ये 1300 ईसा पूर्व तक जाता है। जब हमने ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की बात की थी तो हमने हमने बात किया था कि कुछ काल हड़प्पा के पूर्व हैं, कुछ हड़प्पा के बाद हैं और कुछ काल हड़प्पा के समानांतर चल रहे थे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी यही सच है कि इसमें क्या हुआ था, पहले हड़प्पा क्या था, एक प्रारंभिक चरण था। प्रारंभिक चरण में क्या हुआ था कि सोथी, सिसवाल और मेहरगढ़ जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वहां पर क्या हुआ था, वहां पर कृषि की उन्नत अवस्था हुई। उस उन्नत अवस्था ने बाकी व्यवस्थाओं की मांग की और इसने शहरीकरण का रूप ले लिया। उसके बाद आता है आपका 2600 से 1900 ईसा पूर्व का समय, जब ये धीरे धीरे अपनी उन्नत अवस्था में चलने लगी। अब यहाँ पर स्नानागार, अन्नागार, मोहरे और लिपि जैसी तत्व मिलने लगे थे। फिर आता है हमारा 1900 से लगभग 1300 ईसा पूर्व का काल, 1300 ईसा पूर्व का काल, जहां पर क्या हुआ था, उत्तर हड़प्पा यानी कि हड़प्पा के पतन का काल माना जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो हमारे एनसीईआरटी है उसमें भी जो टाइम पीरियड दिया गया है वो लगभग 1800 ईसा पूर्व का अंत दिया गया है, मतलब वो पतन के काल की ओर बढ़ गया था। अब हमारे पास जो प्रश्न आते हैं वो इससे कम आते हैं, हमारे जो प्रश्न आएंगे वो इससे आएंगे कि क्या ऐसा था, जॉन मार्शल ने कौन से समय पीरियड को बताया हुआ था, माधव स्वरूप वत्स ने किसको किसकी चर्चा की थी, और उसके बाद कार्बन डेटिंग क्या कहता है कि कितने किस समय काल में हड़प्पा था। तो ये थोड़ी सी लिस्ट है जिसे हम देख लेते हैं कि किस विद्वान ने इसका टाइम पीरियड क्या बनाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्नों को इसमें मिलान करने के लिए आ जाते हैं। तो सभ्यता की तिथि निर्धारण में अगर इतिहासकारों के विविध मत देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास जॉन मार्शल आते हैं, जॉन मार्शल ने क्या कहा था, जॉन मार्शल का कहना था कि जो हड़प्पा संस्कृति है वो 3200 ईसा पूर्व से लेकर
2700 ईसा पूर्व तक चलती रही। तो ये किसका मत था? ये जॉन मार्शल कहते थे। अर्नेस्ट मैके क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 2800 से 2500 ईसा पूर्व हड़प्पा का समय काल था। माधव स्वरूप वत्स का मत देखा जाए तो इन्होंने हड़प्पा का समय काल 2700 से लगभग 2500 ईसा पूर्व बताया। मैके की अगर बात करें तो उन्होंने 2800 से 2800 से 2500 ईसा पूर्व बताया। ये ऊपर भी अर्नेस्ट मैके लिखा गया, ये वही मैके हैं। फिर मार्टिमर व्हीलर की बात करें तो ये 2500 से 1500 ईसा पूर्व हड़प्पा के काल पीरियड को बताते हैं। फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व हड़प्पा के काल को बताया था। कार्बन डेटिंग विधि की बात करें तो ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग विधि मानी जाती है। और अगर एनसीईआरटी की बात की जाए कि एनसीईआरटी में क्या टाइम पीरियड लिखा हुआ है, तो ये 2500 से 1800 ईसा पूर्व लिखा गया है। अब इतने आंकड़े नहीं याद हो सकते, लेकिन इनमें से कुछ महत्वपूर्ण रहे तो कुछ हम अपने अनुमान से लगा लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी का और कार्बन डेटिंग की जो शुरुआत थी वो लगभग यही थी कि 2500 के आसपास मानी जाती है। उसमें 1750, इसमें 1850। और जॉन मार्शल का भी मत बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व मानते हैं, जो सैंथो सभ्यता का टाइम पीरियड माना जाता है। एक मत, अगर हम मेसोपोटामिया के शासक जो सारगॉन थे, मेसोपोटामिया के शासक सारगॉन ने 2350 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला है। किसका? मेसोपोटामिया के शासक जो थे वो सरगॉन का। और उसके आधार पर इसकी जो समयावधि बताई गई थी वो 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व मानी गई थी। सामान्यतः जो हमारा सिंधु सभ्यता को लगभग माना जाता है, वो भी लगभग 3500 ईसा पूर्व से ही स्टार्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी मत लगभग एक आसपास ही जाते हैं। और लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन होने लगा और ये ग्रामीण संस्कृतियों के रूप में आगे बढ़ने लगी थी, जिसको हम लोगों ने ताम्र पाषाण में परवर्ती हड़प्पा काल के रूप में देखा। तो ये जितने भी आंकड़े हैं, इनसे सभी से प्रश्न माने आते रहते हैं कि सारगोन के शासक का क्या मत था, उसके बाद हड़प्पा के वो जॉन मार्शल क्या समय काल कह रहे थे। इसके बाद आइए देखते हैं हम लोग कि कहाँ से कहाँ तक हड़प्पा की सीमाएं थी। ये उसका समय काल हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए कि आखिर उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो अगर हड़प्पा में विस्तार की बात करें तो हड़प्पा का विस्तार ईस्ट वेस्ट से अगर हम चलना प्रारंभ करें तो ईस्ट में आलमगीरपुर से लेकर वेस्ट में सुतका गेनटोर तक, ये कहाँ पर था? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आपको देखने को मिलेगा। तो ईस्ट कहाँ है? ईस्ट सीमा की बात करें तो ये आलमगीरपुर है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ यूपी के आलमगीरपुर से लेकर यहाँ पश्चिम में हमारा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में क्या है? सुतका गेंडोर एक जगह है। यहाँ पर क्या था? हमारी वेस्ट की सीमा थी सुतका गेंडोर। यहाँ ऊपर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक इसका विस्तार था। तो हड़प्पा का अगर हम विस्तार पॉइंट देखें कि कहाँ से था, तो पूरब में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतका गेंडोर तक और उत्तर में मांडा से लेकर जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। तो जम्मू के चिनाब नदी तट पर स्थित मांडा, दक्षिण में प्रवरा नदी के तट पर दाइमाबाद और उत्तर में पूरब में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट से लेकर और पश्चिम में बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है वहां तक इसका विस्तार देखा गया था। अब ये जो विस्तार बाउंड्री थी वो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो विस्तार क्षेत्र था वो तीन क्षेत्रों में देखा जाता है। अगर इसे हम उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में अगर इसका विस्तार क्षेत्र देखें कि कहाँ से, मतलब कितना कितना था, तो अगर कितने पे बात की जाए तो यहाँ ये जो ईस्ट से वेस्ट था, ईस्ट से वेस्ट लगभग ये 1600 किलोमीटर का क्षेत्र कवर कर रहा था, ईस्ट से वेस्ट का। और नॉर्थ से साउथ की बात करें तो ये 1400 किलोमीटर का क्षेत्र देख रहा था। और लगभग इसमें
लगभग इसमें कहीं पे आपको 1300 किलोमीटर और कहीं पर 1500 किलोमीटर का क्षेत्र इसमें शामिल मिल जाता है। तो इसका जो विस्तार था वो ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो 1600 किलोमीटर, और वेस्ट से नॉर्थ टू साउथ आएंगे तो 1400 किलोमीटर है, जो इसकी सीमा को निर्धारित करता है। उसके बाद यहाँ पर यहाँ जो ये सीमा थी, ये मिस्र की जो उस समय सभ्यता चल रही थी, मिस्र की सभ्यता से लगभग 20 गुना अधिक था। इसका क्षेत्र क्या था? 20 गुना क्षेत्र अधिक था। और मेसोपोटामिया की सभ्यता से अगर इसका कंपेयर करें तो ये 12 गुना अधिक था, 12 गुना। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि ये ईस्ट टू वेस्ट मतलब पूरब पश्चिम में आलमगीरपुर से लेकर सुतका-गेंडोर तक, मांडा से लेकर दाइमाबाद तक, इसकी नदी भी याद करनी है कि मांडा चिनाब नदी पर था, और महाराष्ट्र के प्रवरा नदी पर स्थित था दाइमाबाद, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन में, और उसके बाद सुतका गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित था। यहाँ से यहाँ तक भारत का जो ये इसका क्या है, एक भौगोलिक विस्तार था हड़प्पा का, जो हमें देखने को मिल जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखें कि अच्छा नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि ये जो विस्तार था वो कहाँ कहाँ तक था। मतलब हड़प्पा का जो विस्तार क्षेत्र था वो अगर हम देखेंगे तो अफगानिस्तान के दो क्षेत्र, पाकिस्तान के काउंटिंग में नहीं आते क्योंकि छोटे और बड़े थे, चूंकि अफगानिस्तान का सिर्फ दो है इसलिए वो काउंटिंग में आता है। तो जो हड़प्पा का विस्तार क्षेत्र था वो कहाँ से कहाँ तक था? तो ये अफगानिस्तान से लेकर, अफगानिस्तान में दो महत्वपूर्ण स्थल थे, पाकिस्तान और भारत में ये स्थल थे। तो कहाँ कहाँ पर आप देख पाएंगे? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में महत्वपूर्ण स्थलों की सूची देख पाएंगे। तो जो अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान के दो स्थल कौन से थे? सुरतुगोई, यह क्या था? अमू दरिया नदी के पास था। तो अफगानिस्तान के दो स्थल सुरतुगोई था जो अमू दरिया नदी के पास माना जाता था। यहाँ से क्या लाजवर्द पत्थर, अन्य वस्तुओं के व्यापार का ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दूसरी जगह जो अफगानिस्तान में थी वो थी मुंडीगांव। ये क्या एक प्रमुख बस्ती थी। तो अफगानिस्तान में सुरत गई, कहीं गई लिखा रहता है और कहीं घई लिखता है, तो सुरतो गई जो अमू दरिया पे थी वो हड़प्पा के विस्तार क्षेत्र था। मुंडी गांव था दूसरा क्षेत्र था जो अफगानिस्तान में स्थित था। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या मैपिंग करके देखेंगे कि इसके स्थल कहाँ कहाँ तक विस्तृत थे। क्यों? क्योंकि इन सबसे डायरेक्ट क्या होते हैं, प्रश्न आते रहते हैं, तो हम उसी अकॉर्डिंग इसकी चर्चा भी करेंगे। अब अगर पाकिस्तान के क्षेत्रों की बात करें कि पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र थे जो शामिल थे, तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा क्षेत्र हम कह सकते हैं, पाकिस्तान में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कहे तो वो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो क्या हुआ, सिंधु नदी के तट पर स्थित यह सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध और विशाल केंद्र था जो सिंध प्रांत में स्थित था। तो पाकिस्तान का कौन सा क्षेत्र हुआ? मोहनजोदड़ो हुआ। मोहनजोदड़ो जो सिंध प्रांत में स्थित था। फिर आता है चंदूदड़ो, यह मनके मतलब मोती बनाने का और मोहरों से संबंधित उपयोग के लिए जाना जाता है। थर्ड है कोटी दीजी, ये भी हड़प्पा के शुरुआती चरण का एक महत्वपूर्ण स्थल था जो पाकिस्तान में स्थित था। तो पाकिस्तान में कौन से हमने देखे? मोहनजोदड़ो, उसके बाद चंदूदड़ो, तीसरा कोटी दीजी स्थल है जो हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर? पाकिस्तान में। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि भारत के स्थलों को देखें अगर, पाकिस्तान के ये कुछ बड़े स्थल थे। अब आइए देखते हैं कि भारत में कौन कौन से थे। तो भारत में बहुत सारे स्थल हमें देखने को मिलेंगे, जैसे धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। यह अपने अद्वितीय जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। तो भारत के स्थलों में धौलावीरा एक महत्वपूर्ण स्थल है। अच्छा, भारत में जो मुख्य स्थल है वो मुख्य रूप से गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश के राज्यों में शामिल थे। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर था जो क्या उसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण कर रहा था। धौलावीरा गुजरात में है। वह अपने क्या उन्नत वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता था, और यहाँ पर जो नियोजन था मतलब घरों का विभाजन था, वैसे द्विस्तरीय मिलता है। हम नगर नियोजन में उसमें बात करेंगे, यहाँ पर 3 स्तरीय शहरों का विभाजन देखने को मिला धौलावीरा में। उसके बाद लोथल जो
भोगवा नदी के तट पर था। यह एक प्रसिद्ध बंदरगाह था जो गुजरात में भारत में स्थित है। कालीबंगा घग्गरा और घग्गर और हकरा नदी के जो प्राचीन में सरस्वती नदी थी उसके तट पर स्थित था। यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत बार प्रश्न आया कि जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। तो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ है वहां पर कालीबंगा देखने को मिलता है। और कालीबंगा से क्या जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हुए हैं। और कुछ स्थल हैं जो देख लेते हैं। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। और यहाँ पर राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। तो ये कहाँ पर है? हरियाणा में। उसके बाद बनावली है। बनावली भी हरियाणा में स्थित है। ये मिट्टी के हल के नमूने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बहुत बार प्रश्न आया कि मिट्टी के हल के प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं, तो बनावली से मिले हैं। बनावली कहाँ पर है? वो भी हरियाणा में स्थित है। सुरकुटड़ा ये भी गुजरात में स्थित है। यहाँ घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो घोड़े के हड्डियों पर भी प्रश्न आया कि घोड़े के हड्डियों के अवशेष तो हड़प्पा के किस स्थल से मिले हैं? सुरकुटड़ा से मिले हैं। कभी भी सुरकोटेडा को सुतका गेंडोर से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि सुतका गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में था जो हमारी पश्चिमी सीमा को निर्धारित कर रहा था। सुरकोटेडा से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर था जो हमारी पूर्वी सीमा का निर्धारण कर रहा था। वहीं पर मांडा की बात करें तो मांडा हमारी उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है जो चिनाब नदी के तट पर सबसे ऊपरी सीमा पर स्थित है। तो ये अगर हड़प्पा के विस्तार की हमने बात की तो यहाँ पर हमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद भारत के स्थलों के बारे में एक छोटी चर्चा देख ली कि कहाँ से छोट क्या मिला हुआ था। लेकिन अभी इसके बाद हम लोग कुछ चर्चा करेंगे किसमें, जब हम विस्तार क्षेत्र को देखेंगे। तो विस्तार, अभी हमने विस्तार क्षेत्र को देख लिया, इसके पास महत्वपूर्ण स्थलों की में हम एक मैप को देख लेंगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और उसकी क्या विशेषता थी, क्योंकि अभी हमने हड़प्पा का विस्तार से बात नहीं किया कि हड़प्पा स्थल से क्या क्या मिले हैं। कहाँ से साधु की मूर्ति बुली है, मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, कहाँ से स्नानागार मिले हैं, अन्नागार। ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में महत्वपूर्ण स्थल की विशेषताओं पर करेंगे। उसके साथ ही आज जो हमने टॉपिक में देखा कि कौन से स्थल कहाँ है, उसे नेक्स्ट क्लास में हम मैपिंग के द्वारा देखने के बाद फिर इसकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की चर्चा करते हुए हम हड़प्पा सभ्यता के पतन की तरफ बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम एक क्लास में उसमें क्या प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अभी ये कालखंड और विस्तार को देखें, नेक्स्ट में हम इसकी विशेषता देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।